Good morning, my dear children. Children, today we are going to start new chapter. It is chapter 5, coal and petroleum. ओके बच्चों, हमारे आसपास आप बहुत सारे व्हीकल्स देखते होंगे, जैसे कार है, स्कूटर है, ट्रेन है ना। आपने इन सब में यात्रा की होगी, जर्नी की होगी। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो व्हीकल्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? बच्चों, हम फूड खाते हैं, है ना, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम वर्क कर सकें। तो ये जो व्हीकल्स हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है कि वो अपना रन कर सके रोड पे, आदमी को, इंसानों को या उनके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। तो उनको बच्चों एनर्जी मिलती है फ्यूल से। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो एनर्जी है जिनसे कोई भी व्हीकल्स जो है वर्क करता है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम भी क्या है? फ्यूल है। ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट दीज एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम इन एनर्जी रिसोर्स के बारे में, कोल और पेट्रोलियम के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो बच्चों, जो भी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को फिलफिल करते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, यदि वो नेचर में है। ठीक है? तो द मटीरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड आर यूजफुल टू अस इन फुलफिलिंग आर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो कुछ भी नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं, एयर है, वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है, प्लांट, एनिमल, ये सारे हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो हम इस सब को चीज़ों को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स। बट व्हाट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? द रिसोर्सेज which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, they are called inexhaustible natural resource। तो बच्चों, ऐसे रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड है, जो कि जल्दी फिनिश नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से वो एग्जॉस्ट नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, तो हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल सनलाइट का, एयर का। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स सनलाइट। रोज़ सुबह आप देखते हो सनलाइट उगता है। करोड़ों वर्ष पहले भी सनलाइट थी, आज भी है, और करोड़ों वर्ष के बाद भी ये सनलाइट रहेगी। तो ये कौन सा रिसोर्स हो गया बच्चों? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। उसी तरह वाटर है, क्ले है, सैंड है, ये सारे जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। ओके, उनका ऑपोजिट जैसे कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसी तरह से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी हैं। वो क्या है? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ऐसे रिसोर्स जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं बहुत समय से, और वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कुछ समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट ले सकते हो, अभी हमने बात किया कोल और पेट्रोलियम, ये रिसोर्स ऐसे हैं जो कि कुछ समय के बाद एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों एग्जॉस्टिबल है? क्योंकि ये जो है अनलिमिटेड है। बच्चों, फॉरेस्ट अनलिमिटेड है, लेकिन यदि हम इसको अनवाइजली यूज़ करें, ठीक है ना, उसको हम बिना सोचे समझे उसको यूज़ करते रहें, तो फॉरेस्ट भी ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए फॉरेस्ट भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आता है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रीन्यूएबल और दूसरे होता है नॉन रीन्यूएबल। तो बच्चों, रीन्यूएबल मतलब होता है ऐसे रिसोर्स जो कि ख़त्म हो सकते हैं यदि हम उसको ध्यान ना दें, लेकिन यदि हम उसको वाइजली यूज़ करें तो वो न्यू फिर से हम बना सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। ओके, तो उसमें फॉरेस्ट आता है, वाइल्ड लाइफ, जंगलों के जितने जानवर हैं जो हैं, वो सारे जो हैं रीन्यूएबल बन सकते हैं, मतलब फिर से वापस आ सकते हैं यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको वाइजली यूज़ करेंगे। ओके, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब क्विक रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10 साल के बाद हम उसको यूज़ कम करें तो वो दोबारा बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उनको बनने के लिए करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके वो फिर से बनता है, रिसाइकिल होता है, ठीक है ना। तो द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स हैं जो कि हम कितना भी वाइजली यूज़ करें वो दोबारा हमें रिन्यू नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो हम उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें आते हैं कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, और फॉरेस्ट जो होते हैं
रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, वो भी एग्जॉस्टेबल है यदि हम अनवाइजली यूज़ करेंगे तो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ फॉसिल फ्यूल। बच्चों फ्यूल तो किसे कहते हैं? फ्यूल आपको पता ही होगा, जो भी चीज़ हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम फ्यूल कहते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, है ना, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम जला रहे हैं उसे फ्यूल कहते हैं। लेकिन क्या कोल और पेट्रोलियम को हम फ्यूल कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों हम कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहते हैं बट हम लकड़ी को फ्यूल कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल नहीं कहते हैं? इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। Some exhaustible natural resource like coal and petroleum and natural gas were formed from dead remains of living organism. So these are called fossil fuel. तो बच्चों fossil fuel वो होता है ऐसा फ्यूल जो कि डेड रिमेन्स, जो भी करोड़ों वर्षों में जो चीज़ सड़ गए, जो डाई हो गए, उनके रिमेन्स के, उनके बचे हुए जो उनके बोन्स हैं, जिनकी हड्डियाँ हैं, उनके रिमेन्स के द्वारा ये फ्यूल बनता है, तो हम उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो हम ग्रो नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी फॉरेस्ट हम ग्रो करके वुड फ्यूल जो है यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसा हम नहीं कर सकते। वो कैसे बनता है? उससे बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और वो कैसे बनता है? वो जब बहुत सारे डेड रिमेन्स जो हैं, करोड़ों वर्ष ऑर्गेनिज्म और डेड रिमेन्स जब धरती के अंदर अंडर प्रेशर रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं धरती के अंदर, और इसके बाद वो जो है उनमें फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल ऐसी चीज़ होती है, ऐसे फ्यूल है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद धरती के अंदर एनिमल्स और प्लांट के डेड रिमेन से बनते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, जैसे ट्रक वगैरह, कार वगैरह, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो कैसे वर्क करते हैं? फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल जलाने से यूज़ होता है, बहुत सारे फ्यूल मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह पेट्रोलियम जला के यूज़ करके जो है कार, व्हीकल, सारे जो है व्हीकल चलते हैं। Now children, we will discuss about fossil fuel. First we will discuss about coal. कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। ओके, सो कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल। इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। जैसे कि आपको पता है कि कोयला कैसा होता है, कलर में ब्लैक होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड। यदि आप जो है धरती के अंदर माइंस को खोदोगे तो अंदर कोल का बेड मिल रहा है, मतलब कोल्स बहुत सारे धरती के अंदर हमें मिलते हैं, ठीक है। और इंडिया में मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं ये? बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पे ज़्यादा मात्रा में कोल पाए जाते हैं। ओके, सो कोल इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। जैसे कि हम जानते हैं कोल बहुत समय से ही फ्यूल के रूप में यूज़ होता है ताकि लोग भोजन बना सकें। एंड कोल इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। ओके, तो बच्चों कोल कैसे बनता है? कोल जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लांट और ट्रीज़ जब धरती के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कंप्रेस हो जाते हैं धरती के प्रेशर से और हाई टेम्परेचर की वजह से, और जब उन्हें इन एब्सेंस ऑफ एयर में हाई प्रेशर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। सो आप कह सकते हो द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन मतलब रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इस तरह से डेड प्लांट्स के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उनमें जो स्लो केमिकल चेंजेस आते हैं उसे ही हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, और उससे ही कोल बनता है। ओके, मेनली कोल इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। ज़्यादातर कोल, जितने भी कोल होते हैं वो प्योर फॉर्म में कार्बन के बने होते हैं, बट अलॉन्ग विथ इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इन सब के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं एंड नाइट्रोजन और सल्फर भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर इट बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल को यदि बर्न करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, जब कोल धरती से निकाला जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोल जब धरती से निकाला जाता है तो उससे ही जो है कोल तार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस, ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है। और कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? उस प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोल को कोक में, कोल तार में, अमोनियम लिक्वर और कोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है।
So destructive distillation is the process of breaking of coal by heating it at high temperature in the absence of air. यदि कोल को एक बहुत बड़े फर्नेस में डाल के इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना एयर के, उसमें एयर भी नहीं होना चाहिए, और हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में यदि हम हीट करते हैं तो हमें ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं. कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्वर, ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कोक. ठीक है, कोक के बारे में अब डिस्कस करेंगे. राइट, पिक्चर ऑफ कोल जो कि हमें धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं. ओके, सो व्हाट इज कोल कोक? इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये भी कोक भी कोल की तरह ही ब्लैक होता है, लेकिन ये पोरस होता है. ठीक है ना, कोल जो है थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, बट ये जो है पोरस होता है, मतलब अंदर से उसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं उनके कोक में. एंड इट इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये करीब करीब 98% कार्बन से बना है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कोल कह सकते हो कोक को. एंड कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. तो जब स्टील जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें कोक का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में. मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का मतलब है जब धरती से मेटल निकाला जाता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको प्योर फॉर्म में बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल होता है, तब वो प्योर फॉर्म में बनते हैं. तो कोक का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर ऑफ एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में होता है. चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कोल कोक. कोक इस तरह का कलर होता है, थोड़ा सा ब्लैक होता है, बट थोड़ा पोरस होता है वो. ओके, थोड़ा हल्का होता है कोल के मुकाबले. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कोल तार. ओके, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. इनका कलर जो होता है कोल तार ब्लैक कलर का होता है, और इसके लिक्विड जो होते हैं थिक होता है, विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा होता है. ठीक है, स्मेल जो होता है अच्छा नहीं होता है, अनप्लेजेंट होता है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस के मिक्सचर से ये बना हुआ है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड as manufacturing of various substance used in everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosive and perfumes. तो बच्चों, कोल तार से बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है. उनमें सिंथेटिक डाइज का मतलब होता है जो मैनमेड कलर्स बनाए जाते हैं वो बनते हैं उनसे. बहुत सारे मेडिसिन्स एंड एक्सप्लोसिव और परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं. नैप्थलीन बॉल यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार. जो नैप्थलीन बॉल्स है जो कि कीड़ों वगैरह मारने के लिए घरों में यूज़ होता है, तो वो बॉल्स जो है उसको बनाने में जो है वो कैसे बनता है, वो कोल तार से बनाया जाता है. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. Nowadays, पहले क्या होता था कि कोल तार यूज़ होता था रोड को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अब एडवांस यूज़ होता है, डेट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है जो कि बिटुमन है. ठीक है, जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है. उसके इस्तेमाल से रोड्स जो होते हैं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पिक्चर ऑफ कोल तार. आपने देखा होगा जब रोड बनाए जाते हैं तब इस तरह के मिक्सचर को हीट किया जाता है ना. उससे फिर उसको जब वो लिक्विड हो जाता है तो उसको फिर रोड पे डाला जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट बायो प्रोडक्ट विच ऑब्टेन्ड बाय कोल इज़ कोल गैस. कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. ठीक है, तो कोल गैस भी जिस तरह से हमें कोक मिलता है जब कोल को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर में, तो उसी तरह से उसी के बायो प्रोडक्ट में हमें कोल गैस भी मिलता है. एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह का कोल प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाते हैं तो उन जगहों पे कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल. राइट, and coal gas was used for street lighting for the first in London in 1810. तो लंदन में जब ये कोल गैस मैन्युफैक्चर किया गया था स्टार्टिंग में, तो ये इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस चीज़ के लिए हुआ था, लाइटनिंग के लिए. और कौन सी लाइटनिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग, जो रोड के किनारे जो लाइटनिंग के लिए पोल होते हैं ना, तो उसमें इस्तेमाल किया गया था. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे इस तरह का कोल गैस बनाया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. कोल गैस इज़
कंसिस्ट ऑफ 3 कंबस्टिबल गैसेस, 3 तरह की गैसों से बना है। वो है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कोल गैस हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है ना। तो ये जो गैसेस हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। एंड द नेक्स्ट बायो प्रोडक्ट वी गेट इन मेकिंग कोल इज अमोनियम कंपाउंड। ठीक है। ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, अमोनियम कंपाउंड आर प्रोड्यूस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एमोनिकल लिक्वर। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अमोनियम प्रोडक्ट जो होता है इसमें नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है ना। तो इनसे मिलके बनता है। तो ये कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जैसे कोल से कोक बनता है, उसी प्रोसेस में अमोनियम कंपाउंड्स भी हमें कुछ मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, राइट। होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. Now we will discuss about petroleum in next video. Till then, bye bye. Thank you.